हम हमेशा कहते हैं ना कि जीवन एक बहुत बड़ा उपहार है, मतलब हर कोई इसे बचाना चाहता है। बिल्कुल, इंसान की फितरत ही यही है। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही उपहार एक अंतहीन सजा बन जाए, एक ऐसा दर्द जिसे खत्म करने का कोई रास्ता ही ना हो। आज की इस गहन चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम एक ऐसी ही खौफनाक और बहुत ही भावुक वास्तविकता पर बात करने वाले हैं। और ये चर्चा इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की 11 मार्च 2026 के एक बेहद ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं। ये केस था हरीश राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, और हमारे पास स्रोत के रूप में अदालत का वो पूरा जजमेंट है। लेकिन देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कानूनी पन्नों को पलटना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम उस 13 साल के दर्दनाक मानवीय संघर्ष को समझें। सही कहा आपने, जिसने न्यायपालिका को जीवन और मृत्यु के सबसे संवेदनशील पहलू, मतलब गरिमा के साथ मृत्यु या कहें राइट टू डाई विद डिग्निटी पर फैसला सुनाने के लिए मजबूर कर दिया। ये सच में कानून और मानवीय संवेदनाओं के सबसे गहरे चौराहे पे खड़ा एक मामला है। तो कानूनी बहसों में उलझने से पहले चलिए उस इंसान के बारे में बात करते हैं जिसके लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी गई। हरीश राणा, साल 2013 अगस्त का महीना था। वो सिर्फ 20 साल का एक बहुत ही ऊर्जावान युवा था। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। हाँ, फुटबॉल खेलना, दोस्तों के साथ रहना, मतलब एक ऐसा लड़का जिसके सामने उसका पूरा जीवन पड़ा था। और फिर 20 अगस्त की वो शाम आती है। वो एक भयानक शाम थी। हरीश अपने पीजी की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया और इस एक्सीडेंट ने सिर्फ उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी, उसके मस्तिष्क में एक ऐसी तबाही मची जिसे मेडिकल भाषा में डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं। बाप रे, ये डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, ये सुनने में ही बहुत जटिल लग रहा है। मतलब असल में दिमाग के अंदर हुआ क्या था? इसे ऐसे समझते हैं कि हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो बारीक तारों जैसी संरचनाओं से जुड़े होते हैं, जिन्हें एक्सॉन कहते हैं। अच्छा। तो जब कोई ऐसा भयानक एक्सीडेंट होता है, सिर टकराता है, तो वो बारीक तार एक झटके में खिंचकर टूट जाते हैं। मतलब दिमाग के अलग अलग हिस्से अब आपस में बात नहीं कर सकते। चेतना, भावनाएं, सब कुछ हमेशा के लिए खो जाता है। ओह, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मतलब मेरी समझ से ये स्थिति वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति एक ऐसे टूटे हुए अंतरिक्ष यान में कैद हो गया हो जिसके सारे संपर्क टूट चुके हों। बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण है ना? मतलब मशीनें शरीर को जिंदा तो रखे हुए हैं, बाहर से ईंधन आ रहा है, लेकिन अंदर का जो इंसान है वो बहुत पहले ही कहीं गहरे शून्य में खो चुका है। और इसी अंतरिक्ष यान वाली हालत को मेडिकल साइंस में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट या पीवीएस कहते हैं। हरीश पूरे 13 सालों तक इसी हालत में बिस्तर पर पड़ा रहा। 13 साल? ये कोई छोटा समय नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और शारीरिक स्थिति सोचिए, 100% स्थायी विकलांगता। गले में सांस लेने के लिए एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाली गई थी। और खाना वो खा तो नहीं सकता होगा ना? नहीं, उसके पेट में सीधे खाना पहुंचाने के लिए एक पीईजी ट्यूब, जिसे मेडिकल भाषा में कैन या CANH कहते हैं, वो लगाई गई थी। और लगातार एक ही स्थिति में पड़े रहने से उसे भयानक बेड सोर्स यानी घाव हो जाते थे। उफ, ये सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैंने जजमेंट में पढ़ा था कि उसके हाथों के साथ, मतलब वो विवरण तो बहुत दिल दहला देने वाला था। हाँ, वो शायद इस पूरी मेडिकल रिपोर्ट का सबसे डरावना हिस्सा है। दिमाग की चोट के कारण उसके हाथ अनैच्छिक रूप से हिलते थे, मतलब उस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था। तो फिर परिवार क्या करता था? परिवार को भारी मन से उसके दोनों हाथों को बिस्तर से बांध कर रखना पड़ता था। अपने ही बच्चे के हाथों को बांध कर रखना? बाप रे। मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो खुले रहते तो वो झटके से अपनी ही जीवन रक्षक नलियां, वो सांस लेने वाली ट्यूब खींच सकता था, जिससे उसकी तड़प कर जान जा सकती थी। मतलब वो इंसान 13 साल तक न देख सकता था, न सुन सकता था, बस मशीनरी और नलियों के बीच फंसा हुआ एक शरीर था। और एक माँ बाप के लिए ये सब रोज अपनी आंखों से देखना। यही तो बात है। इस केस का सबसे भारी पहलू यही है, ये मामला सिर्फ इच्छा मृत्यु का नहीं है, ये करुणा का है। 13 साल तक माता पिता ने उसकी दिन रात सेवा की। मैं बस उस पिता के उस बयान के बारे में सोच रही हूँ, वो जो उन्होंने कोर्ट में कहा था। पिता ने कहा था कि हमारे बेटे की अब अपनी कोई आवाज नहीं है, इसलिए उसके लिए बोलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये बहुत रुला देने वाला है। और वो दोनों बुजुर्ग भी तो हो रहे थे। एक माता पिता का सबसे बड़ा डर यही होता है ना कि हमारे बाद इसकी देखभाल कौन करेगा। बिल्कुल, जब शरीर काम करना बंद कर दे
और आप खुद दूसरों पर निर्भर होने लगे तो ये डर स्वाभाविक है। इसी पीड़ा को देखकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथन ने एक बहुत ही मार्मिक संस्कृत श्लोक का जिक्र किया था। वो श्लोक चिता चिंता द्वयोर मध्ये। हाँ, चिता चिंता द्वयोर मध्ये चिंता तत्र गरीयसी चिता दहेति निर्जीवम चिंता दहेति सजीवकम। मतलब चिता और चिंता में चिंता अधिक भयंकर है, क्योंकि चिता तो मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता वो एक जीवित इंसान को अंदर ही अंदर जला डालती है। बिल्कुल, 13 साल तक वो परिवार इसी चिंता की आग में जल रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंसानी और भावनात्मक सवाल उठता है। मतलब एक माँ के लिए अपने बच्चे के शरीर से भोजन की नली हटाने की मांग करना, ये तो प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ लगता है ना। बाहरी नजर से देखें तो लोग कहेंगे कि ये कैसी माँ है, क्या इसे प्यार कहा जा सकता है? देखिए, यही वो जगह है जहां अदालत ने और विज्ञान ने एक बहुत ही ऊंचा नजरिया अपनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि ये त्याग या अबैंडनमेंट नहीं है। अच्छा, तो इसे क्या माना गया? इसे गहन करुणा और साहस का कार्य माना गया। 13 साल की अनथक सेवा के बाद ये हार मानना नहीं था, ये अपने बच्चे को उस यातना से मुक्त करके गरिमा के साथ विदा होने की अनुमति देना था। जब उसे ठीक होने की कोई उम्मीद ही न बचे तो जबरदस्ती रोके रखना शायद सबसे बड़ा स्वार्थ होता। बिल्कुल सही, लेकिन इस करुणा भरे फैसले के रास्ते में कानून एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा था। हाँ, क्योंकि शुरुआत में तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी ना। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कुछ तकनीकी कारण दिए थे। जी, दिल्ली हाईकोर्ट का तर्क बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि हरीश किसी वेंटिलेटर पे नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से सांस ले रहा है, बस खाना मशीन से जा रहा है। मतलब उनके हिसाब से कृत्रिम सांस नहीं है तो वो लाइफ सपोर्ट नहीं है। हाँ, हाईकोर्ट ने कहा कि इसलिए हम उस पीईजी ट्यूब को हटाने का आदेश नहीं दे सकते। ये तो बहुत ही संकीर्ण सोच लगती है। क्या सिर्फ वेंटिलेटर ही लाइफ सपोर्ट होता है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2018 के एक ऐतिहासिक कॉमन कॉज जजमेंट का हवाला दिया। तो उस जजमेंट में क्या स्पष्ट किया गया था? अदालत ने साफ किया कि पीईजी ट्यूब के जरिए जो कृत्रिम भोजन और पानी दिया जाता है, जिसे कैन कहते हैं, वो कोई सामान्य खाना खिलाना नहीं है। वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक कृत्रिम चिकित्सा पद्धति। और यहीं पर वो बहुत ही बारीक कानूनी फर्क सामने आता है ना, एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया के बीच का फर्क। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर इसमें भ्रमित हो जाते हैं। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब है सक्रिय इच्छा मृत्यु, जहां आप बाहर से कोई दवा या जहरीला इंजेक्शन देकर मरीज की जान लेते हैं, जो कि भारत में पूरी तरह से गैरकानूनी है। हाँ, वो हत्या के समान है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आप सिर्फ उस व्यर्थ हो चुके मेडिकल सपोर्ट को हटा लेते हैं ताकि बीमारी अपना प्राकृतिक रास्ता ले सके। आप मौत ला नहीं रहे हैं, आप बस इलाज रोक रहे हैं जो अब काम नहीं कर रहा। मैं इसे एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। मतलब ये ऐसा है कि आप किसी डूबते हुए इंसान को जानबूझकर पानी में धक्का नहीं दे रहे हैं, वो एक्टिव हो जाएगा। सही कहा। बल्कि आप उस लाइफ जैकेट की हवा निकाल रहे हैं जो बुरी तरह फटी हुई है और अब उसे बचा नहीं सकती। वो सिर्फ उसके डूबने की प्रक्रिया को एक लंबी और दर्दनाक सजा बना रही है ताकि वो शांति से अपनी नियति तक पहुंच सके। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि जब इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा तो उसे जारी रखना मरीज के शरीर में अनावश्यक हस्तक्षेप है। और ये सीधे सीधे संविधान से जुड़ता है ना, जो हमारा अनुच्छेद 21 है। बिल्कुल, अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है, लेकिन अदालत ने कहा कि जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। और अगर जीवन का अंत करीब हो तो गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी उसी का हिस्सा है। उस इंसान को जबरदन नलियों से बांधे रखना उसकी गरिमा का हनन है। ये कानूनी सिद्धांत तो बहुत मजबूत और मानवीय लगता है, लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। मतलब हम कागजों पर तो कह सकते हैं कि सर्वोत्तम हित या बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाए, लेकिन हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति का सर्वोत्तम हित क्या है जो खुद कुछ बोल ही नहीं सकता? ये डर जायज है ना, क्योंकि हरीश ने तो कोई लिविंग विल या एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव नहीं बनाया था। तो क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है कि परिवार किसी और लालच में आकर ऐसा फैसला ले ले? देखिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े सुरक्षा उपाय या कहें सेफगार्ड्स रखे हैं। ये फैसला सिर्फ परिवार की भावनाओं के आधार पर नहीं होता। तो जमीनी स्तर पर यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? हरीश के केस में क्या हुआ था? अदालत ने सबसे पहले एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड का गठन किया।
इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे जिन्होंने हरीश की पूरी जांच की। अच्छा। और फिर उसकी पुष्टि के लिए एम्स, जो कि देश का सबसे बड़ा संस्थान है, वहां के डॉक्टरों का एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाया गया। मतलब सिर्फ फाइलों पर फैसला नहीं हुआ, डॉक्टरों ने खुद जाकर जांच की। बिल्कुल। और दोनों बोर्ड्स ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि हरीश 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और ये डैमेज अपरिवर्तनीय है, मतलब इरिवर्सिबल है। मतलब ठीक होने की 1% भी उम्मीद नहीं थी। शून्य उम्मीद। कृत्रिम पोषण से सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया चल रही थी। तब जाकर बेस्ट इंटरेस्ट सिद्धांत लागू हुआ कि जब जीवन सिर्फ एक यातना बन जाए और उसमें गरिमा का पूरी तरह अभाव हो तो इलाज रोकना ही उस मरीज के सर्वोत्तम हित में है। हाँ, ये निर्णय ठोस मेडिकल विज्ञान और उस मरीज के पूर्व व्यक्तित्व के आधार पर लिया जाता है। सच में ये बहुत भारी चर्चा है। हरीश राणा की 13 साल लंबी ये त्रासदी और उसके परिवार का वो असीम प्यार, ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी किसी को शांति से जाने देना उसे जबरन रोके रखने से कहीं बड़ा प्रेम है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मेडिकल साइंस की सीमाओं और मानवीय गरिमा के अधिकारों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल बनाता है। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल आ सकते हैं जब हमें अपने प्रियजनों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे कड़े फैसले लेने पड़े। सही कहा। ये जानकारी सिर्फ कानूनी ज्ञान नहीं है, ये उस अंधकारमय समय के लिए एक मानसिक तैयारी है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो मुझे अंदर तक झकझोर रहा है। क्या है वो? देखिए, हरीश के पास तो एक ऐसा परिवार था जिसने 13 साल तक उसकी गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी, अदालतों के इतने चक्कर काटे। जी। लेकिन जरा उन अनगिनत मरीजों के बारे में सोचिए जो इसी तरह वेजिटेटिव स्टेट में हमारे देश के अस्पतालों के कोनों में लावारिस पड़े हैं, जिनके पीछे लड़ने वाला कोई परिवार ही नहीं है। उनका वो बेस्ट इंटरेस्ट कौन तय करेगा? क्या वे हमेशा के लिए उसी मशीन रूपी जेल में कैद रहने को मजबूर हैं? ये एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है, जिसपे शायद पूरे समाज और सिस्टम को सोचना होगा। हाँ, और इसी तीखे सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।